नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। एसआईटी करेगी चित्तूर मुठभेड़ की जांच। तमिलनाडु ने दोहराए लकड़हारों की हत्या के आरोप। हाईकोर्ट ने मांगी केस डायरी। आदर्श घोटाले पर याचिका की सुनवाई से मुंबई हाईकोर्ट हुआ अलग। सुशील कुमार शिंदे को दोषमुक्त साबित करने वाले सबूतों को सार्वजनिक करने की मांग। व्यापम मामले में साइबर एक्सपर्ट प्रशांत पांडे से होगी पूछताछ। हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। एसआईटी कर रही है एक्सेल शीट की जांच। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण में भारत को बताया दुनिया का आदर्श। संस्कृति मंत्रालय को जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले प्रेजेंटेशन तैयार करने का दिया निर्देश। पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता सबीन महमूद की गोली मारकर हत्या। हमले की चौतरफा निंदा। सरकार पर हमलावर की गिरफ्तारी का दबाव। आंध्र प्रदेश सरकार ने शेषाचलम के जंगलों में हुई मुठभेड़ की घटना की जांच विशेष जांच दल से कराने के आदेश दिए हैं। राज्य के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर रविशंकर के नेतृत्व में 8 सदस्यों की टीम इस घटना की जांच करेगी। मुठभेड़ में तमिलनाडु के 20 लकड़हारे मारे गए थे। इससे पहले हैदराबाद हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस को इस मामले की केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया। 7 अप्रैल को चित्तूर के शेषाचलम वन क्षेत्र में पुलिस फायरिंग में 20 लोग मारे गए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट की एक पीठ ने शुक्रवार को आदर्श हाउसिंग घोटाले से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस याचिका में मांग की गई है कि सीबीआई वो सबूत पेश करे जिसके आधार पर उसने जांच में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे को निर्दोष करार दिया है। ये दूसरा मौका है जब हाईकोर्ट की पीठ ने इस याचिका की सुनवाई से इनकार किया है। पिछले साल जून में न्यायमूर्ति वीएम कनाड और पीडी कोड की पीठ ने भी ऐसा ही किया था। पीठ ने मामले की सुनवाई नहीं करने के पीछे कोई कारण नहीं बताया है। दोनों ही याचिकाएं सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण वाटेगांवकर ने दायर की हैं। उनकी मांग है कि पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे को आदर्श घोटाले में अभियुक्त बनाया जाए। राज्यसभा ने शुक्रवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने से जुड़े गैर सरकारी विधेयक को पास कर दिया। डीएम के सांसद तिरुचि शिवा की तरफ से यह विधेयक पेश किया गया था। हाल के दशकों में यह पहला मौका है जब किसी गैर सरकारी विधेयक को मंजूरी मिली हो। राज्यसभा ने विपरीत लिंग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इससे पहले डीएम के सांसद तिरुचि शिवा की ओर से पिछले सत्र में पेश किए गए इस विधेयक पर शुक्रवार को आगे की चर्चा शुरू हुई। For the community, transgender community people who have been left neglected, who are depressed, who are suppressed, and who are oppressed, and hereafter I think they will face a new ray of hope in our country. सरकार की ओर से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस विधेयक के मकसद पर सहमति जताई, लेकिन साथ ही बिल में कुछ तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए इसे वापस लेने की अपील की। मेरी सरकार जो आश्वासन देगी उसको पूरा करेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन वर्गों के लिए, इन वर्गों के हित संरक्षण के लिए हम व्यापक कानून बनाने का काम करेंगे। हालांकि तिरुचि शिवा ने बिल को वापस लेने से इनकार कर दिया। उन्हें इस मुद्दे पर अन्य दलों का भी साथ मिला। I think the government doesn't lose anything if they agree to my bill. I think it will be a good gentle gesture from this government. Windows open only once in a while. ये मौका आप ले लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। आप ही का फायदा होगा, करिएगा, इंसानियत के नाम पे करिएगा। इस स्थिति में नेता सदन अरुण जेटली ने हस्तक्षेप किया और कहा कि सदन को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आम सहमति बनानी चाहिए। This important issue, I don't think the House should really be divided on this issue. लेकिन बाद में तमाम विपक्षी दलों के सहयोग के चलते ट्रांसजेंडरों के अधिकार से जुड़ा ये विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। ये इस मामले में ऐतिहासिक है कि 45 सालों के बाद कोई गैर सरकारी विधेयक पारित हुआ है। इससे पहले 14 गैर सरकारी विधेयक पारित हुए हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को विपक्ष ने स्थायी समिति को भेजने की मांग की है। लोकसभा स्पीकर ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को शुक्रवार को विचार के लिए रखे गए इस बिल पर बोलने की इजाजत दी, लेकिन कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि ये बिल केंद्र के साथ राज्यों के लिए भी फायदेमंद है। जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन बिल शुक्रवार को विचार के लिए लोकसभा में रखा गया। नियमों और प्रक्रियाओं पर लंबी बहस के बाद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को विधेयक पर बोलने की अनुमति दी। हालांकि बिल पर चर्चा कब पूरी होगी और कब इसे पारित कराने के लिए रखा जाएगा, इस पर फैसला नहीं हो पाया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी पर पिछले 12 सालों से विचार विमर्श चल रहा है। We've gone through an evolution of expert committees in the last 12 years. We've gone through 3 different governments. We've gone through the empowered committee with 4 different chairpersons. We've gone through 2.5 years of deliberation in the standing committee. 12 years and we've come to a concession. How much more will India wait for the advantages of this? विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार लोकसभा का नियमित काम रोककर इस बिल को सदन में नहीं ला सकती। बिल को स्थायी समिति को भेजने की मांग भी हुई। If they are really sincere in presenting the bill and getting it passed and also operating it or implementing it, I think there should not be any objection to refer it to the standing committee. There was no discussion in the Business Advisory Committee. Same time, this is a new bill. So we want to get the time to study and also give the amendments. So कई दलों का आरोप था कि जीएसटी पर सभी राज्यों की सहमति नहीं बनी है। एआईएडीएमके और बीजेडी ने वित्त मंत्री के भाषण के दौरान कई सवाल उठाए। There are difference of opinion, given that some states are having objection on that. Therefore, as a new bill, please refer to standing committee. What I am insisting. पिछले साल दिसंबर में पेश हुए संविधान संशोधन बिल को सरकार इसी सत्र में पारित कराना चाहती है। इसके बाद मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल पारित कराने की कोशिश होगी। जीएसटी को अगले साल अप्रैल से लागू करने की योजना है। इसके लागू होने के बाद अधिकतर टैक्स इसमें शामिल कर लिए जाएंगे, जिससे देश को एकीकृत बाजार बनाने में मदद मिलेगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में सदन के भीतर की साज सज्जा के बाद उसे और आकर्षक बनाया गया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को बताया कि ऐतिहासिक विरासत से छेड़छाड़ के बिना ही गुंबद सहित सांसदों के बैठने के स्थान, कालीन और साउंड सिस्टम जैसी चीजों का नवीनीकरण किया गया है। उन्होंने इसके लिए राज्यसभा के सभापति, महासचिव और सचिवालय का आभार भी जताया। राज्यसभा की अंदरूनी शोभा में हाल ही में बड़े बदलाव किए गए हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को बताया कि सदन की ऐतिहासिक विरासत में कोई बदलाव किए बिना ही नवीनीकरण किया गया। वर्षों पुराना है, इसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और पूरा रिनोवेशन हुआ है। और वो रिनोवेशन जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको सुरक्षित कर रखते हुए जो आज हम यहाँ आवाज़ हो रही है वो आवाज़ गूंजती, लेकिन उस इकोसिस्टम को जो इस ब्रिक्स जो हैं उसी तरह की ब्रिक्स को सुरक्षित रखते हुए पूरे के पूरे डोम को फिर से एक बार उसका किया गया है। उपसभापति पीजे कुरियन ने सदन की मूलभूत संरचना में बदलाव बिना किए गए इस नवीनीकरण की तारीफ की। That is the beauty of the change. Without appearing that the change is made, renovation is made, it is renovated. So the whole credit goes to the Secretariat and the Secretary General. मुख्तार अब्बास नकवी ने सदन की इमारत की भव्यता बढ़ाने और नवीनीकरण के लिए राज्यसभा के सभापति, महासचिव और सचिवालय के सहयोग के लिए आभार जताया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण में भारतीय संस्कृति हमेशा आगे रही है। संस्कृति मंत्रालय की समीक्षा करते हुए उन्होंने मंत्रालय से इस संबंध में एक प्रेजेंटेशन तैयार करने को भी कहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि अगर ये प्रेजेंटेशन समय पर तैयार हो जाती है तो इसे पेरिस में इस साल के आखिर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने संस्कृति मंत्रालय से विशेष थीमों पर आधारित सामग्री एकत्रित करने और उसे पेश करने के संबंध में ध्यान केंद्रित करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरपंच पति संस्कृति खत्म करने की अपील की है। शुक्रवार को पंचायत दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने गरीबी के खात्मे के लिए पंचायतों से आगे आने को कहा। उन्होंने कहा कि स्कूल ड्रॉप आउट रोकने में पंचायत बड़ी भूमिका निभा सकती है। दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सरपंचों के सशक्तिकरण पर बात की। उन्होंने कहा कि कानूनन महिला सरपंचों को काम करने का मौका मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री
पंचायतों में उस परंपरा का जिक्र कर रहे थे जिसमें महिला सरपंचों के पति अपनी हैसियत का बेजा इस्तेमाल करते हैं। कानून ने महिलाओं को अधिकार दिया है तो उनको मौका भी देना चाहिए, और मैं कहता हूं जी वो बहुत अच्छा काम करेगी, आप विश्वास कीजिए। ये एसपी वाला जो कल्चर है ना वो बंद होना चाहिए। उनको अवसर देना चाहिए, उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने गरीबी उन्मूलन में पंचायतों की भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए 5 साल की योजना बनाकर उस पर अमल किया जाना चाहिए। हम भी आदत डालें कि भाई हम 5 साल में हमारे गांव में ये करके जाएंगे। अगर ये हम करते हैं तो आप देखिए कि बदलाव आना शुरू होगा। ये पहला अवसर है जब 5 साल के लिए पंचायती राज में ग्राम पंचायतों को सीधे तौर पे 2 लाख करोड़ से ज़्यादा धनराशि का आवंटन किया गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर पंचायतों को पूरा ध्यान देना चाहिए। इस मौके पर कई पंचायतों को बेहतर काम के लिए सम्मानित भी किया गया। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। किसान गजेंद्र सिंह की खुदकुशी के मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी है, लेकिन गजेंद्र सिंह के परिवार वालों के साथ राजनीतिक दलों ने माफी को नाकाफी बताया है। परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन इस बीच बड़ा पेच इस बात पर फंसा हुआ है कि मामले की जांच राज्य सरकार करेगी या फिर दिल्ली पुलिस। आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान गजेंद्र सिंह की खुदकुशी मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम दलों के निशाने पर आए अरविंद केजरीवाल ने गजेंद्र सिंह की आत्महत्या के लिए शुक्रवार को माफी मांगी। केजरीवाल ने माना कि जंतर मंतर पर हुए इस हादसे के बाद बुधवार को उन्हें अपनी रैली रोक देनी चाहिए थी। मुझे लगता है हाँ, ये मेरी गलती थी। शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम, लेकिन उस टाइम ये बात नहीं सूझी। उसकी वजह से किसी की भी संवेदना को अगर ठेस पहुंची, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन दौसा से ताल्लुक रखने वाले किसान गजेंद्र के परिवार वाले इस माफी से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स से, हमको क्या पार्टी पॉलिटिक्स करना है इसमें? हम कोई बड़े नेता तो है नहीं जिससे कि हमको कोई आप पार्टी से किसी से लेना देना है। हमें तो हमारा बच्चा गया, उसका दुख था। राजनीतिक दलों ने भी केजरीवाल की माफी को नकार दिया है। कुर्सी पर बैठने के बाद में अगर अरविंद केजरीवाल उसी जंतर मंतर पर अगर 40 कदम चल लिए होते तो आज गजेंद्र सिंह शहीद ना होता। आज भी उनकी शब्दों में अहंकार दिखाई दे रहा है, और जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं वो ड्रामे का सूत्रधार है कौन? बुधवार को हुई इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी, जबकि दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे। जांच के दायरे और अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव नजर आ रहा है। जानकारों का मानना है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत अप्राकृतिक मौत की जांच कर सकता है। दिल्ली पुलिस को जो भी पावर्स, चाहे डीपी एक्ट में हो चाहे सीआरपीसी में हो, उसी पावर्स के तहत काम करती है और उसी की पावर्स के तहत काम करती रहेगी। और इसमें अगर किसी को कोई संशय होगा तो उसका हम लीगल ओपिनियन लेके काम कर लेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह शुक्रवार को मृतक गजेंद्र सिंह के दौसा स्थित घर पहुंचे। गजेंद्र के परिजनों को दिल्ली सहित कई राज्यों की ओर से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में भी ये मुद्दा उठा था। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार में तूफान पीड़ित कोसी इलाके का शुक्रवार को हवाई सर्वे किया। उन्होंने केंद्र की तरफ से बिहार को आपदा से निपटने में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। इस बीच मंगलवार को आए तूफान में मरने वालों की तादाद 55 हो गई है। इस बीच बिहार सरकार ने आपदा से निपटने के लिए 1750 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये है पूर्णिया और आसपास के इलाकों की हवाई जहाज से ली गई तस्वीरें, जहां मंगलवार रात आए तूफान और बारिश से भारी तबाही हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में केंद्रीय टीम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया और आसपास के इलाकों का हवाई सर्वे किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि तूफान से फसलों और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि तूफान से नुकसान के संबंध में केंद्र सरकार को बिहार सरकार एक मेमोरेंडम देगी, जिसके आधार पर मदद का फैसला लिया जाएगा। जितनी क्षति हुई है
उसका असेसमेंट कराने के बाद एक मेमोरेंडम भारत सरकार को जल्दी से जल्दी वो भेजेंगे। इस संकट की घड़ी में हम लोग इस सरकार के साथ खड़े हैं, हर प्रकार की मदद देने को हम तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार की ओर से आपदा से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पीड़ितों को पूरी मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। सारा काम शुरू हो गया है। जो भी लोगों को नुकसान होगा अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर हम लोग करेंगे और जैसा आप सुन चुके आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम आगे बढ़कर लोगों को सहायता पहुंचाएंगे। मंगलवार रात बिहार के 10 जिलों में तेज तूफान और बारिश से भारी तबाही हुई थी। सबसे ज्यादा नुकसान पूर्णिया जिले में हुआ, जहां 38 लोगों की मौत हो गई। मकानों को नुकसान के अलावा इन जिलों में मक्का, आम, लीची की फसलें भी तबाह हो गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच एजेंसी एसटीएफ की निगरानी कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट को सही करार दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एसआईटी साइबर एक्सपर्ट प्रशांत पांडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है और वो इस बारे में एसटीएफ को निर्देश जारी कर सकती है। एसआईटी ने शुक्रवार को साइबर एक्सपर्ट पांडे के दस्तावेजों की प्राथमिक रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की थी, जिसमें उसने दस्तावेजों को फर्जी बताया। एसआईटी ने इसके अलावा 72 पन्नों की रिपोर्ट भी पेश की है, जिस पर 27 अप्रैल को सुनवाई होगी। केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार सुबह दर्शन के लिए खोल दिए गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केदारनाथ धाम के दर्शन करके विशेष पूजा अर्चना की। वो लिंचौली से पैदल यात्रा करते हुए केदारनाथ पहुंचे। राहुल गांधी गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करके मंदिर पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ दर्शन करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि 2 साल पहले इलाके में आई आपदा के बाद लोग काफी डरे हुए हैं। इसे दूर करने के लिए वो केदारनाथ पैदल आए हैं। उन्होंने रास्ता बहाल करने और आपदा के बाद सेना और दूसरे अफसरों के काम की तारीफ भी की। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने केदारनाथ के दर्शन के दौरान कुछ नहीं मांगा। आमतौर से जब मैं मंदिर में जाता हूं तो मैं कुछ मांगता नहीं हूं। मेरी आदत है, मैं बस जाता हूं, मांगता नहीं हूं। मैं मंदिर में गया, मैंने कुछ मांगा नहीं, मगर मुझे जब मैं अंदर गया मुझे आग जैसी शक्ति मिली। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ का पैसा शेयर मार्केट में भी लगेगा। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के नए निवेश नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत संगठन ईपीएफ की 5% रकम शेयर बाजार में लगा सकेगा। आने वाले सालों में यह आंकड़ा 15% तक बढ़ाया जा सकता है। इस वित्त वर्ष में ईपीएफओ के पास करीब 1 लाख करोड़ रुपए आएंगे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शुक्रवार को दिल्ली में राज्यसभा सांसदों के लिए स्वर्ण जयंती सदन डीलक्स फ्लैट्स का उद्घाटन किया। दिल्ली के विशंबरदास मार्ग पर बने ये फ्लैट्स आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। उपराष्ट्रपति ने एक फ्लैट का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति प्रोफेसर पीजे कुरियन, राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ के अलावा कई सांसद भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शुक्रवार को दिल्ली पॉलिसी ग्रुप रिपोर्ट ऑन वेस्ट एशिया नाम की किताब का विमोचन किया। इस किताब को इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के सहयोग से एम्बेसडर अरुंधति घोष ने संपादित किया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि पश्चिम एशिया के संदर्भ में ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन हमें इसके परे सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के साथ हमारा पुराना सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध रहा है। I'm glad that this kind of exercise is finally being undertaken, because for much too long we have taken our neighboring regions almost for granted in terms of studying them. केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने यमन से बचाकर लाई गई नर्सों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने इन बेरोजगार नर्सों के लिए पुनर्वास पैकेज मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने नर्सों को भरोसा दिलाया कि यमन में हालात सामान्य होने पर उनकी सरकार उन्हें यमन भेजने में पूरी मदद करेगी, लेकिन नर्सें सरकार से आर्थिक मदद की भी मांग कर रही हैं।
उधर यमन में बीते एक महीने से जारी लड़ाई में अब तक 550 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की बाल कल्याण संस्था यूनिसेफ के मुताबिक हवाई हमलों और गोलीबारी में कम से कम 115 बच्चे मारे गए और 172 शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं। संकट की वजह से तकरीबन 1.5 लाख लोगों के बेघर होने का अनुमान है। वहीं यमन के करीब 20 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस बीच हूथी विद्रोहियों के समर्थक और पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सलेह ने लड़ाई खत्म करने के मकसद से वार्ता शुरू करने की अपील की है। पाकिस्तान में जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता सबीर महमूद की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार को मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर उस वक्त हमला किया जब वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रही थीं। अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये अपने प्रोग्राम से वापस आ रही थी तो रास्ते में बाइक पे 2 लड़के आए हैं, उन्होंने फायर किया है और बेटी जो है हिलाक हो गई और वालदा जो जख्मी है। गाड़ी थाने में मौजूद है, मजीद तफ्तीश जो है जारी है। ईरान और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के बीच परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने को लेकर 3 दिन चली पहले चरण की वार्ता खत्म हो गई है। वियना में हुई इस बैठक में दोनों पक्ष किसी भी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रहे। बातचीत में जहां ईरान का जोर उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने पर रहा, वहीं पश्चिमी देशों ने ईरान के परमाणु संयंत्र को सीमित करने पर जोर दिया। ईरान के साथ मौजूदा समझौते की ठोस शुरुआत 2013 में ही हो गई थी। उस वक्त भी पश्चिमी देशों ने कुछ शर्तें पेश की थी जिस पर बातचीत आगे भी जारी रही। 30 जून की समय सीमा के भीतर इस पर हस्ताक्षर होना है। खुशहाल देशों के मामले में भारत कई देशों से पीछे है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी हैप्पीनेस इंडेक्स में शामिल 158 देशों में जहां भारत का स्थान 117वां है, वहीं पाकिस्तान 81वें पायदान पर है, तो फिलिस्तीन 108वें, बांग्लादेश 109वें, यूक्रेन 111वें और इराक 112वें पायदान पर है। इस सूची में दुनिया का सबसे सुखी देश स्विट्जरलैंड है, जबकि अफ्रीकी देश टोगो सबसे कम सुखी है। इस इंडेक्स में जीडीपी की प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, सोशल सपोर्ट और जीवन चुनने की आजादी खुशहाल होने के सूचक हैं। कहते हैं कि कुछ कलाकार समय बीतते और पीढ़ियों और सदियों को प्रभावित करते रहते हैं। बड़े गुलाम अली खान साहब ऐसे ही कालजयी कलाकार हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकी में एक नई धारा को जन्म दिया। इतना ही नहीं, बड़े गुलाम अली खान साहब की बंदिशों को दोहराने में दिग्गज गायक भी डरते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है, आइए याद करते हैं इस महान फनकार को। याद किया कि जाए, रूह तक असर कर जाने वाली ये आवाज, दिल को सुकून और चैन देने वाली ये अप्रतिम मिठास, गायकी की ये बेमिसाल जादूगरी जिसमें माटी की खुशबू भी है और लोक संगीत की छाप भी। ये जिक्र है बड़े गुलाम अली खान साहब की फनकारी का, एक ऐसे कलाकार का जिनके फन ने हर दौर को अपना मुरीद बना लिया। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की दुनिया में बतौर सारंगी वादक शुरुआत की, उसके बाद गायकी। पटियाला घराने से ताल्लुक रखने वाले बड़े गुलाम अली खान साहब ने ठुमरी की एक अलग शैली को विकसित किया। उनकी बंदिशों की ये बानगी देखिए। भारतीय और पाकिस्तानी संगीत की साझा विरासत माने जाने वाले बड़े गुलाम अली साहब को 1962 में पद्म भूषण से नवाजा गया। 25 अप्रैल 1968 को उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। एसआईटी करेगी चित्तूर मुठभेड़ की जांच। तमिलनाडु ने दोहराए लकड़हारों की हत्या के आरोप। हाईकोर्ट ने मांगी केस डायरी।
आदर्श घोटाले पर याचिका की सुनवाई से मुंबई हाईकोर्ट हुआ अलग। सुशील कुमार शिंदे को दोषमुक्त साबित करने वाले सबूतों को सार्वजनिक करने की मांग। व्यापम मामले में साइबर एक्सपर्ट प्रशांत पांडे से होगी पूछताछ। हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। एसआईटी कर रही है एक्सेल शीट की जांच। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण में भारत को बताया दुनिया का आदर्श। संस्कृति मंत्रालय को जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले प्रेजेंटेशन तैयार करने का दिया निर्देश। और पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता सबीन महमूद की गोली मारकर हत्या। हमले की चौतरफा निंदा। सरकार पर हमलावर की गिरफ्तारी का दबाव।